Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Aryant Academy. My name is Rishabh Panjolia and I'm your mathematics faculty at Aryant Academy. So I'm back with another discussion of JEE Mains 2021 paper. This time it will be the paper of 17th March morning shift. So let's try to discuss this paper also. So here we have our first question. So it is given that in a triangle PQR, the coordinates of the points P and Q are -2, 4 and 4, -2 respectively. If the equation of the perpendicular bisector of PR is 2x minus 5 plus 2 equals to 0, then the center of the circumcircle of the triangle PQR is. So as you can read the question and can understand that question आपका straight line का है, coordinate geometry का सवाल है और basically आपसे circum center के बारे में पूछा है, right? So I hope everyone knows what a circumcenter is. ठीक है, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का सवाल है तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि आप एक डायग्राम बनाएं, एक रफ डायग्राम बनाएं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द थिंग्स आर गिवन. थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना होता है. तो देखिए सवाल में आपको एक पी पॉइंट दे रखा है बेटा, एक क्यू पॉइंट दे रखा है, राइट? मतलब पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, पी पॉइंट हमें नोन है -2, 4 एंड क्यू पॉइंट इज बेसिकली 4, -2. अच्छा, PR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन नोन है. सो वी नो दैट दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इसका इक्वेशन हमें नोन दे रखा है 2x minus 5 plus 2 equals to 0. What else is given to us? Yeah, that this much. और हमसे पूछा है कि सर्कम सेंटर क्या होगा. तो बेसिकली आई होप यू ऑल नो दैट सर्कम सेंटर इज नथिंग बट इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलरेडी नोन है. क्या हमें ये दो पॉइंट अगर पता है तो ये सेगमेंट का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हैं बहुत इजीली. आप बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा. आप ये मिड पॉइंट निकालना, आपको पॉइंट पता चल जाएगा. आप स्लोप निकाल सकते हो पीक्यू का. पीक्यू का स्लोप पता चलेगा तो चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. यू विल बी इजीली एबल टू फाइंड दिस लाइन ओडी. इस ओडी की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की. और आपको दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है, उनकी इक्वेशन पता चल जाएगी तो क्या उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सर्कम सेंटर होगा. डेफिनेटली. तो यही प्रोसेस आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट द सॉल्यूशन इज. देखिए डायग्राम देखो, PQR था, राइट? डी पॉइंट मैंने बताया, ग्रीन लाइन हमें ऑलरेडी गिवन है. तो सर्कम सेंटर O बोला बेटा. मिड पॉइंट से हमने डी पॉइंट निकाल लिया और PQ का जो स्लोप है, PQ का स्लोप 1 आता है, -1 आता है, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा. तो OD का स्लोप 1 आ गया. बेसिकली OD जो लाइन होगी वो y = x होगी. पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल सकते हैं. तो y = x और ये जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन जो ऑलरेडी गिवन है हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, बस उसमें आपको y = x पुट करना है. तो योर आंसर विल कम टू एज -2, 2. सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी -2, 2. सो सवाल को अगर कैटेगराइज करेंगे तो हम बिल्कुल इजी सवाल बोलेंगे इसको, राइट? और डूएबल क्वेश्चन है. ऑलराइट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू, इस पे एक चीज पे ध्यान बहुत देना जरूरी है. 0 पॉजिटिव मेंशन है, राइट? इसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि अगर ये मिस हो गया तो हो सकता है हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत आंसर आ जाए. तो देखिए एक बहुत ही अगर इसके पहले वाली शिफ्ट को अगर आप रिकॉल कर पाते हो तो उसमें भी हमने इस टाइप का एक लिमिट का सवाल दे रखा था. इनफैक्ट कंटिन्यूटी के टर्म्स में पूछा हुआ था. उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यूज हुआ था. इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज हुआ है. तो थोड़ा सा और आसान हो चुका है एक्चुअली आपका क्वेश्चन, क्योंकि 0 पॉजिटिव पे बात की है. जब भी आपको 0 पॉजिटिव की बात करते हैं तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0 पॉजिटिव का वो 0 ही टर्न आउट होता है. मतलब जहां जहां पे आपको इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिख रहा होगा उसका होल स्क्वायर, दैट इज बेसिकली 0. इट विल बिकम 0. तो सवाल आपका बेसिकली बेटा बहुत छोटा सा और आसान सा बन जाता है. देखिए कैसा बन जाता है. ये जो पार्ट है ना, इट विल बिकम 0. तो आपका सवाल सिर्फ cos इनवर्स x, sin इनवर्स x, ओनली दैट. और नीचे x आप कॉमन ले लोगे, 1 - x². लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करोगे, दिस वैल्यू विल बिकम फाइनाइट, है ना? सिर्फ 1 बन जाएगा. तो फाइनली सिर्फ cos इनवर्स x रह जाएगा. और cos इनवर्स 0, आई थिंक आपको वैल्यू पता होती है, it's 5/2.
तो बहुत आसान सवाल में इसको कैटेगराइज करेंगे अपन, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है लिमिट का, बस आपको जीरो पॉजिटिव पे ध्यान देना है इसमें सवाल में, राइट। So we have the third question here and looks like the question is of differential equation. So question में बोला है कि which of the following is true, इस बार इस तरह से पूछा हुआ है सवाल। For y of x that satisfy the differential equation. तो बेसिकली हमें बेटा यहाँ पे एक differential equation दे रखी है और एक initial condition दे रखी है और पूछा है कि इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है। चारों ऑप्शन में एक चीज नोट करोगे तो x इक्वल टू 1 पे कर्व के बारे में पूछा हुआ है, तो एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि हमें इसमें कर्व फाइंड करनी है, फिर कर्व में हमें x इक्वल टू 1 पुट करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो कर्व कैसे फाइंड होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे होती है, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत इजीली फॉर्म आइडेंटिफाई हो जाता है, या आप ऐसा कह सकते हो, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो बेटा पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, इट कैन बी फैक्टराइज्ड, और वैसे तो ये बहुत जेनरिक सा एक्सप्रेशन है, कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यूज होता है। दिस इज x minus 1 into y minus 1, वेरिएबल सेपरेबल। आप x की टर्म्स को वन साइड लेके आ सकते हैं, y की टर्म्स को अनदर साइड, और डिफरेंशियल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आप इंटीग्रेट करोगे बेटा, फंक्शन आपको मिल जाएगा, c की वैल्यू 0 आ जाएगी, दिस विल बी योर फंक्शन, और x को 1 पुट कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी y की e की पावर माइनस हाफ। बहुत इजी कैलकुलेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन था, सॉल्व किया, वेरिएबल सेपरेबल, इंटीग्रेट किया, इनिशियल कंडीशन पुट करी, x की जगह 1 पुट किया, y का वैल्यू ढूंढ लिया। ऑप्शन क्या ऐसा है, e की पावर माइनस हाफ माइनस 1, यस देयर इज एन ऑप्शन थर्ड। सो सवाल को मैं अगेन इजी ही कहूंगा, इट्स अ इजी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेक्टर का सवाल। राइट, सो सी द क्वेश्चन स्टेट्स व्हाट, एक वेक्टर एक दे रखा है बेटा, बी वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर रिलेशनशिप दे रखा है आपको, r क्रॉस इक्वल्स टू r क्रॉस b, r क्रॉस इक्वल्स टू r क्रॉस b ऐसा आपको दे रखा है, और r का डॉट प्रोडक्ट गिवन है व्हिच इज दिस। तो r का डॉट प्रोडक्ट 2i minus 3j plus k के साथ है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने प्रीवियस इनफैक्ट प्रीवियस पेपर में भी थे इस टाइप के क्वेश्चन, और वेक्टर्स जब हम पढ़ते भी हैं तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं काफी किए जाते हैं प्रैक्टिस, है ना। खासकर जो इस टाइप की इक्वेशंस होती है, ये बहुत ही कॉमनली मतलब ऐसी इक्वेशंस है जिनको आप बहुत कॉमनली रीड कर सकते हो कि इनका क्या मीनिंग है, राइट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए, जब आपको बोला है कि r क्रॉस a r क्रॉस b के बराबर है, राइट, आप यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हो कि r क्रॉस a माइनस b विल बी इक्वल टू 0। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो r वेक्टर होगा वो a माइनस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर, उसमें बस एक लैम्डा का फैक्टर रहेगा जो डिफर करेगा। तो हम बहुत इजीली r के बारे में पता कर सकते हैं, और ये जो r है वो लैम्डा के टर्म्स में आएगा, और r के साथ एक कंडीशन आपको दे रखी है डॉट की, तो वहां से आपका लैम्डा निकल जाएगा। जब लैम्डा निकल जाएगा तो r आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो r आइडेंटिफाई हो जाएगा तो r डॉट 2i minus 3j plus k भी निकल जाएगा। क्वेश्चन इजी है बेटा, देखिए किस तरह से कैलकुलेशंस करने। हमने कहा r पैरेलल है a माइनस b, तो r को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ a माइनस b। a वेक्टर नोन है, b वेक्टर नोन है, उसके कंपोनेंट्स हमें दे रखे हैं, तो आपने r वेक्टर पता कर लिया, r वेक्टर आपको पता चल जाता है, तो r डॉट जो कंडीशन दे रखी है उससे लैम्डा की वैल्यू 1 निकल के आ जाती है। लैम्डा 1 आ गया, r वेक्टर आइडेंटिफाई हो गया, और सीधा आपको फिर डॉट निकालना था इसके साथ, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, 12। सो यार आंसर विल बी 12। सवाल इजी। एक्चुअली ये जो पेपर है मैं आपको बता दूं, पिछले दो पेपर जो हमने डिस्कस करे, मतलब 16 मार्च को जो पेपर्स आए थे वो दोनों ही पेपर का लेवल बहुत हाई था, और ये जो पेपर नेक्स्ट मॉर्निंग में आया है 17 मार्च को, दिस पेपर इज इट इज सम पेपर व्हिच वी कैन से दैट कि ये पेपर इजी था, ये डुएबल पेपर था। इसमें बच्चे आप लोगों ने मतलब थोड़ी भी अच्छी प्रैक्टिस करी होगी तो अच्छा इसमें कट ऑफ जाने वाला है, मतलब स्कोर अच्छा आने वाला है, राइट। इजी पेपर है, दिस इज एन इजी पेपर आई गेस, ठीक है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम। सो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज,
So if the fourth term in the expansion, एक basically आपको binomial expansion में fourth term के बारे में दे रखा है कि वो 4480 x के बारे में पूछा और x का नेचर नेचुरल नंबर है, ये भी गिवन। ठीक है, तो जैसा बोला है बेटा बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म से ही हम कहीं ना कहीं सवाल को क्रैक करते हैं, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। जो एक्सपेंशन आपको दे रखा है, वॉट एवर एक्सपेंशन इज गिवन टू अस, जो भी एक्सपेंशन दे रखा है, इस एक्सपेंशन में जो फोर्थ टर्म होगी, फोर्थ टर्म हमने पढ़ी कि 7c3 x की पावर 4 इस तरह से लिखी जाएगी। tr+1 का फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, वो क्या होता है ncr a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। तो इस फॉर्मूले से हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सॉल्व करोगे, x के अंदर एक इक्वेशन बनेगी, चूंकि log x भी यहाँ पे प्रेजेंट है बेस 2 में, तो हमने दोनों तरफ log ले लिया विद बेस 2। जब आप log लोगे तो log x बेस 2 को k मान के क्वाड्रेटिक बन जाएगा। k को सॉल्व करोगे, k की वैल्यू 1 आएगी, k की वैल्यू ये आएगी। k क्या था log x बेस 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ऐसा बोला हुआ है कि x कैसा है नेचुरल नंबर। का आंसर आपका क्या आ जाएगा इक्वल टू, मीडियम क्वेश्चन में डाल सकते हैं आप इसको, क्योंकि कई बार इसमें लॉग का प्रॉपर्टी हमें कई बार याद नहीं हो पाता है या हम लॉग लेके सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों को हो सकता है कि इसमें डिफिकल्टी आए, मीडियम में डाल सकते हैं। वैसे तो इजी है सवाल अगर हम बात करें, सिर्फ कैलकुलेशंस ही इसमें, राइट। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो सवाल है बेटा, मैं आपको सॉल्व हम इसको करेंगे सवाल को, पर मैं पहले ही कुछ बता दूं कि इस सवाल में ऐसा मतलब कहा जा सकता है कि ये इनकरेक्ट की जगह यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब मिस प्रिंट है बेसिकली। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एनटीए फर्दर कुछ अनाउंसमेंट करे तो ये क्वेश्चन बोनस में जा सकता है। वैसे आपको समझ में आ जाएगा वंस विल डिस्कस दिस, ठीक है। बट एनीवे विल डिस्कस इट फ्रॉम द कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो देखिए आपको बोला है सवाल में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अभी तो हम खैर इसको इनकरेक्ट के लिए ही बात करते हैं। फॉर द फंक्शन g ऑफ अल्फा, है ना, g ऑफ अल्फा एक कोई फंक्शन दे रहा है, ठीक है। तो आपको मैं वैसे एक चीज बता दूं कि g ऑफ अल्फा बोला है और जो फंक्शन है उसको जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें x इज द वेरिएबल, ये लिमिट्स भी x की ही है। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन, ओके। और अगर आप ये एक्सप्रेशन को देख रहे होंगे तो बहुत ही कॉमन सा एक्सप्रेशन है, किंग्स प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व किया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। g ऑफ अल्फा है, वेरी गुड। हम x की जगह मतलब किंग्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि f ऑफ a को जब हम रिप्लेस कर सकते हैं f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू π/6 है बेटा, b का वैल्यू π/3 है, π/6 π/3 करोगे तो π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया है। रिप्लेस करोगे तो साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स विल बिकम cos x, तो वो cos x मतलब cos अल्फा x हो जाएगा और डिनोमिनेटर विल बिकम द सेम। दो इक्वेशंस, तो g ऑफ अल्फा आप ऐड कर दोगे 1 और 2 को, तो ट्वाइस ऑफ g ऑफ अल्फा विल बिकम दिस, कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। इंटीग्रेट करोगे π/6 है, g ऑफ अल्फा ये आ जाएगा। ध्यान से देखो, g ऑफ अल्फा एक कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है। कैसा फंक्शन आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन। अब एक काम करते हैं, हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन बोला है कि g ऑफ अल्फा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फॉर इंफॉर्मेशन में आपको बता दूं कि g ऑफ अल्फा जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन। तो आप खुद बताइए बच्चों कि क्या लगता है, पहला ऑप्शन ट्रू होना चाहिए? बिल्कुल ट्रू नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, हम इंक्रीजिंग कह सकते हैं बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, है ना। इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है मतलब कॉन्केविटी इज बेसिकली चेंजिंग एट दैट पॉइंट। और भी दो कंडीशंस होती हैं, पर हम बेसिक आइडिया कॉन्केविटी से ही अगर जज कर सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन बोला है, तो कांस्टेंट फंक्शन की कॉन्केविटी तो चेंज ही नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन भी गलत है। g ऑफ अल्फा इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग हो सकता है पर स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते, तो ये भी गलत है। तो बोला है कि g ऑफ अल्फा इज एन इवन फंक्शन। यस, कांस्टेंट फंक्शन को इवन फंक्शन बोला जा सकता है, क्योंकि जो वैल्यू g ऑफ अल्फा की आएगी वही g ऑफ माइनस अल्फा की भी आएगी। तो ये ऑप्शन जो है
ये करेक्ट है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको कहा था, उसने पूछा कि विच ऑफ द ऑप्शंस इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है। तो आप देखो, अगर इनकरेक्ट पे हम जाएंगे तो ऐसे तो फिर ए बी सी तीनों आंसर होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे करेक्ट उनको पूछना चाहिए था, तो फिर ऑप्शन 4 होगा, राइट, क्योंकि गिवन ऑप्शन 4 ही है एनटीए के साथ। एनटीए ने जो आंसर दे रखा है 4 दे रखा है, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन की कैटेगरी को अपन मीडियम बोल देते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, ओके। सो मैथमेटिकल रीजनिंग, जैसा कि हर बार क्वेश्चन पूछते ही है, इस बार भी पूछा है। बस फर्क इस बार बेटा ये है कि इस बार थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा हुआ है। सो देयर इज लिटिल बिट ट्विस्ट इन द क्वेश्चन, बट इजी है। एनीवे मैथमेटिकल रीजनिंग है, क्वेश्चन ट्रुथ टेबल आनी चाहिए आपको, ट्रुथ टेबल से सब काम हो जाता है, राइट। तो देखिए सवाल में बोला है कि पी इम्प्लीकेशन क्यू, है ना, और फिर यहाँ पे बाय कंडीशनल ऑपरेटर लगा रखा है, डबल इम्प्लीकेशन, एंड क्यू के साथ यहाँ पे एक स्टार है। ये वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव है, इसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी इज अ टोटोलॉजी। तो बताइए कि पी स्टार नेगेशन क्यू किसके इक्विवेलेंट होगा। मतलब बेसिकली आपको स्टार फाइंड आउट करना है, राइट। और हिंट क्या दे रखी है कि ये जो रिलेशन आ रहा है ये टोटोलॉजी बन रहा है। तो ठीक है, हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए आपको ऐसा दे रखा था, P implies Q, डबल इम्प्लीकेशन Q स्टार्ट विद नेगेशन। देखो ये चीज किसके बराबर दे रखी है, टोटोलॉजी के बराबर। सो दिस इज गिवन इज इक्वल टू टोटोलॉजी। बाय कंडीशनल का रिजल्ट टोटोलॉजी आ रहा है, मतलब बाय कंडीशनल, दो चीजों में बाय कंडीशनल हो रहा है, सारे आंसर ट्रू आ रहे हैं। बाय कंडीशनल की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि बाय कंडीशनल विल गिव द आंसर ट्रू व्हेन बोथ द ट्रुथ वैल्यूज आर सेम। मतलब अगर दोनों ही फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। ये हमें बाय कंडीशनल की स्ट्रक्चर पता है, तो उसी चीज का हेल्प लेंगे हम यहाँ पे। देखिए हमने पहले क्या किया, पी इम्प्लाइज क्यू की टेबल बना ली, तो वो हमें पी इम्प्लाइज क्यू मिल गया, राइट। अब देखिए हम कैसे नॉलेज को इसमें अप्लाई करेंगे। क्योंकि मुझे इसका और इसका आंसर ट्रू 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 मिल रहा है, तो जैसा जैसा P इम्प्लाइज Q है, सेम इसको भी वैसा ही होना पड़ेगा। क्योंकि जब दोनों वैल्यू, देखो इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू, जब दोनों वैल्यू सेम नेचर की होगी तभी आंसर ट्रुथ मिलेगा। और मुझे सारे आंसर टोटोलॉजी में कन्वर्ट करना है ना, तो इसका मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए। इधर यहाँ पे फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होना चाहिए, इधर ये ट्रू है तो इधर भी ट्रू होना चाहिए, इधर ये ट्रू है तो इधर भी ट्रू होना चाहिए। अब आप बेटा देखो कि ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये स्टार को किससे रिप्लेस किया जाए कि negation of p, I mean I will just highlight negation of p, sorry q को, q और negation of p में हमें चीजें देखनी है। दिस इज q एंड दिस इज negation of p। तो आप बस इन तीन चीज को, इन तीन कॉलम्स को ऑब्जर्व करो और सोचो ये स्टार क्या होना चाहिए। q ट्रू था, ये फॉल्स था, तो आंसर उसका ट्रू आ रहा है। फॉल्स फॉल्स आंसर फॉल्स, ट्रू ट्रू आंसर ट्रू, फॉल्स ट्रू आंसर ट्रू। आप विद इन अ सेकंड अपन यहाँ पे ये चीज जज कर सकते हैं कि ये जो स्टार की वैल्यू है ये कुछ नहीं होने वाली, ये क्या होने वाली है, और होने वाली है। क्योंकि और के अंदर जब कोई एक भी ट्रू होता है तो आंसर ट्रू टर्न आउट होता है, राइट। तो इसका मतलब ये वाला सिंबल क्या हो गया, और हो गया, ये वाला लॉजिकल कनेक्टिव और हो चुका है। सो दिस इज गोइंग टू बी और, मतलब हमने ये चीज कंफर्म कर ली है कि सर ये वाली जो वैल्यू है और होने वाली है। तो अब हमसे सवाल में पूछा क्या था, सवाल में पूछा था कि पी ऑर्ड विद नेगेशन P ऑर्ड विद नेगेशन Q, ये जो वैल्यू आएगी तो P और नेगेशन Q का और करोगे तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा और ट्रू आ जाएगा। बोले कि ये किसके बराबर है। तो आई होप अगर आप सारे ऑप्शंस ऑब्जर्व करोगे और हम बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि Q इम्प्लाइज P की ट्रुथ वैल्यू ऐसी ही होती है। जब आप Q इम्प्लाइज P बनाओगे तो देखिए Q इम्प्लाइज P, हमने पढ़ा है कि इफ देन वाली कंडीशन एक ही केस में फॉल्स होती है, जब इफ की कंडीशन ट्रू हो और देन की कंडीशन फॉल्स, तो सिर्फ इसी केस में इट्स गोना बी फॉल्स। रेस्ट ऑल द केसेस में, रेस्ट ऑल द केसेस में इट्स गोना बी ट्रू। तो बिल्कुल ये आइडेंटिकल मैच हो रहे हैं, देखिए। सो दे आर गेटिंग लॉजिकली इक्वल। आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्यू इम्प्लाइज। सवाल इजी, मैथमेटिकल रीजनिंग है, क्वेश्चन टफ कभी बन ही नहीं पाता।
ठीक है, चाहे कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी पूछ ले, मीडियम तक जाता है बट यूजुअली स्कोरिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल मैं कुछ कुछ वेन डायग्राम्स बना रखे हैं, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में देख के बच्चे डर जाए, बट एक बार क्वेश्चन पढ़ो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन हो सकता है। बोला है कहानी दे रखी है हमें, इन a school there are 3 types of games to be played. Some of the students play 2 types of game but none play all 3 games. बोला है कि कुछ बच्चे जो है वो 2 गेम भी खेल लेते हैं, पर ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो तीनों ही गेम खेल ले। तो बताइए कि कौन सा वेन डायग्राम इस सिचुएशन को डिपिक्ट करता है। या देखो इसमें एक चीज बोलिए कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं जो तीनों गेम खेलेगा। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ से इस वाले आर वाले फिगर को देखूं तो ये जो ब्लू डॉट है इसका मतलब यही हो गया ना कि ये ब्लू डॉट तीनों सर्कल में कॉमन है। मतलब क्या यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो तीनों स्पोर्ट्स खेल रहा होगा, तो आर ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्या क्यू के अंदर भी ऐसा कोई रीजन है जो तीनों में इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है? मतलब यहाँ पे भी ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा तो बच्चा है जो तीनों गेम खेल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या इसके अंदर भी आपको ऐसा एक रीजन दिख रहा है कि जिसमें तीनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन है ना? बिल्कुल है वैसा रीजन। तो यहाँ पे भी पीवी ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सवाल बहुत आसान था, विद इन आई थिंक 30 सेकेंड्स आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, राइट। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इजी में ही हम इसको कैटेगराइज। देखो आगे तक आप देखोगे तो क्वेश्चन इजी इजी ही चले, बस एक ही क्वेश्चन मीडियम लेवल का है। इनफैक्ट इस पेपर में काफी क्वेश्चंस इजी आए हैं, सिर्फ इंटीजर टाइप जो है उसमें थोड़े से क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस अच्छे आए हैं, बट अदरवाइज जो सिंगल चॉइस करेक्ट वो सारे ही बेटा इजी आए हैं। ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन आया है, देखते हैं क्या बोला। The equation of the plane which contains the y-axis and passes through the point 1, 2, 3x. तो देखो सवाल में आपको बोला है कि एक प्लेन की इक्वेशन आपसे पूछे, मान लीजिए इसका नाम पाई है, और बोला है कि इस प्लेन में क्या होता है, इस प्लेन के अंदर जो है y एक्सिस कंटेन्ड है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और एक कोई इस पे p पॉइंट है जो कि 1, 2, 3। देखिए अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन का कुछ तो नॉर्मल वेक्टर हो गई होगा। मान लिया हमने कोई नॉर्मल वेक्टर, आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। आप ये देख लो आपको क्या क्या चीजें, मतलब बहुत तरीके से हम देखो उसको कर सकते हैं सवाल को, वी कैन डू इट इन मैनी वेज। जो एक तरीका मुझे समझ में आया और जो मैंने जिस तरह से सॉल्व किया इसको, तो हमने इसको बेटा इस तरह से सॉल्व किया है कि ठीक है हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज, देखिए प्लेन पे एक पॉइंट पता है, राइट। तो आपको एक चीज तो पता होगी कि अच्छा एक काम करते हैं, ये जो नॉर्मल वेक्टर है हम बोल देते हैं कि इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं लेट अस से वो ए बी सी है। तो अगर कोई भी प्लेन किसी पॉइंट से पास होता है और उसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, तो उसकी हम इक्वेशन लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं? देखो प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, तो इस तरह से उसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। बस अब हमें इसमें ढूंढना क्या है, ए बी और सी ढूंढने, अदरवाइज प्लेन की इक्वेशन ये रहने वाली है। ए बी सी ढूंढना आसान है। ए बी सी कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए मुझे एक बात बताइए, जो प्लेन है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं और जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हैं, आई होप आपको पता होगा कि वाई एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो 0, 1, 0। तो इनका जो सम ऑफ द प्रोडक्ट होगा वो 0 आना चाहिए, राइट। तो हमने लगा दिया कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वाई एक्सिस, डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल, इनका जो सम ऑफ द प्रोडक्ट है इट मस्ट कम 0। तो इससे आपको बी की वैल्यू 0 मिल जाएगी। मतलब अब आपकी प्लेन की इक्वेशन में 2 ही अननोन रहेगा, बी तो 0 आ गया, ए और सी निकालना है आपको। ये ए और सी कैसे निकालना, तरीका क्या है बेटा? क्या प्लेन पे वाई एक्सिस है और क्या वाई एक्सिस पे 0,0,0 लाई करता है? बिल्कुल करता है। वाई एक्सिस तो कंटेंट है, वाई एक्सिस पे 0,0 लाई करता है। आप कुछ मत करो बेटा, ये जो आपकी प्लेन की इक्वेशन है इसमें 0,0 पुट कर दो, तो आपको ए में और सी में एक रिलेशन मिल जाएगा। जैसे आप वो रिलेशन पुट करोगे सी विल एलिमिनेट, आंसर आ जाएगा 3x - a। सवाल में ऑप्शन 1 विल बी द आंसर। मीडियम लेवल का आप इसको क्वेश्चन बोल सकते हो। वैसे तो आप इसको इजी ही कैटेगराइज करना चाहिए,
क्योंकि इसके और भी तरीके होते हैं, जैसे आप एक वेक्टर ये बना सकते हो, एक नॉर्मल वेक्टर, या वाई एक्सिस पे कोई वेक्टर लेके, मतलब कोप्लेनरिटी वाला बॉक्स वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, या ऐसी कंडीशन, मतलब और भी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, राइट? चलिए, सो दिस वाज द क्वेश्चन आंसर. नाउ वी हैव द 10th क्वेश्चन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ठीक है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द क्वेश्चन सेज. ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है. सो द सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर tan इनवर्स ऑफ x plus 1 plus. तो देखिए बेसिकली इनवर्स ट्रिगो है, tan के फॉर्म में हम इसको जो सम ऑफ एंगल्स की जो फॉर्मूला होता है tan का, वो लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं. बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि चूंकि x के बारे में जो भी आंसर आएगा तो हमें रेंज का जो बैलेंस है वो देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रेंज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज चेक करनी पड़ती है हमेशा कि आपकी जो LHS और RHS है उनकी रेंज सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वो देखना पड़ता है. वो कैसे देखेंगे, जो भी x की वैल्यूज आएगी उसको हम एक बार वेरीफाई जरूर करेंगे. बेसिकली हमने बेटा कुछ नहीं किया, tan इनवर्स था, ये cot इनवर्स था, इस cot इनवर्स को भी tan इनवर्स में चेंज कर दिया. नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वो अप्लाई किया. डेफिनेटली इट्स गोना बिकम अ क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, x की दो वैल्यू आई, एक -8 आई और एक 1/4. -8 आई और एक 1/4. मैंने 1/4 को यहाँ पे रूल आउट कर रखा है, वो इसलिए ही कर रखा है क्योंकि 1/4 डालने पे, अगर आप यहाँ 1/4 डालते हो तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस 1, यानी बन जाएगा 5/4. और इधर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी cot इनवर्स ऑफ, देखो 1/4 माइनस 1 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -4/3. ये वैल्यू बनेगी. मतलब ये जो बन रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और चूंकि कॉट इनवर्स में नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बनने वाला है. सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, मतलब ये ग्रेटर देन π/2 होने वाला है. और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो ये कुछ तो होगा ग्रेटर देन 0. मतलब ये जो पूरी वैल्यू है LHS की, ये ग्रेटर देन π/2 होने वाली है. जबकि यहाँ पे जो आपके पास आंसर है tan इनवर्स 8/31, ये तो वैल्यू बेटा लेस देन π/2 है RHS. तो 1/4 एक्चुअली डज नॉट सेटिस्फाई. मैंने कहा था कि रेंज को बैलेंस आउट जरूर करते हैं, है ना. तो 1/4 इसलिए जो है सॉल्यूशन नहीं होगा. एक बार चेक कर लेना, -4/3 आ रहा है. आइडिया ये है कि नेगेटिव आएगा तो हमें रेंज का वो चेक करना होगा, राइट. सो दैट्स 1/4 डज नॉट सेटिस्फाई. तो आंसर हो जाएगा x = -8. ऐसा ऑप्शन दे रखा है क्या? अच्छा, ये -8 को उन्होंने अपन ने ऐसे लिखा -32/4. तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सवाल मीडियम. यूजुअली क्या होता है, अगर आप 1/4 को एलिमिनेट नहीं करते, सुनो, तो -8 में प्लस करते 1/4, तो आपको एक ऑप्शन -31/4 भी मिलता. और अगर आप ये ऑप्शन मार्क कर देते तो आंसर गलत हो जाता. तो इसमें ट्रिक बस यही है कि हमें आंसर वेरीफाई जरूर करना है. ठीक है. 11th क्वेश्चन. बेटा देखिए, जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, ठीक है, वो बच्चे इस क्वेश्चन को देखते से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल, एक्चुअली जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है जो कि हम कराते हैं क्लास में. ठीक है. और ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, जनरल रिजल्ट्स है जो आपको याद होनी चाहिए. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके वर्टाइसेस, जैसे ट्राइंगल बन रहा है ZIZ and Z plus IZ, उसका जो एरिया होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इट इज हाफ ऑफ mod z स्क्वायर. जिसने तैयारी करी होगी वो क्वेश्चन देखते से आंसर करेगा. अगर आपको नहीं पता है इस रिजल्ट के बारे में तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर से यूजुअली क्या होता है, बच्चे डरते हैं, पर बेटा कुछ भी नहीं आए तो आप सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख के x plus iy, इसका कार्टेशियन इक्विवेलेंट बना के, पूरा कार्टेशियन इक्विवेलेंट बना के आप सॉल्व कर सकते हो. तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इसी तरह से इसको करके बताया है. वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं. एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को हमने x plus iy मान लिया, z को हमने x plus iy मान लिया, तो iz कैसा दिखेगा वो हमने निकाल लिया, और z plus iz कैसा दिखेगा वो निकाल लिया. तो a जो था
वो जो पॉइंट हो जाएगा वो z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कोऑर्डिनेट x, y हो जाएंगे। b iz था तो iz हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -y। और c जो पॉइंट है z प्लस iz तो उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे। तीन वर्टाइसेस, तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, कुछ मत करो, एरिया निकालना है तो आप स्टेयर मेथड लगा सकते हो, है ना। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होके ऐड होते हैं और फिर ये चीजें मल्टीप्लाई होके सब्ट्रैक्ट होती है। स्टेयर मेथड लगाओगे, सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा। ये जो ऊपर जो वैल्यू है, अगर z की वैल्यू x प्लस आई वाई होती है तो मॉड z की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। तो मॉड z का जो स्क्वायर हो जाता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वही आंसर आ रहा है। सवाल देखिए, वैसे तो इसको इजी बोलना चाहिए पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, बच्चे कई बार डरते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको मीडियम में ही रखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 क्रेमर्स रूल का सवाल है। हर बार कहीं ना कहीं क्रेमर्स रूल आपको किसी ना किसी रूप में यूज हो ही जाता है बेटा। सवाल में दे रखा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू, तो देखो नॉन होमोजेनियस सिस्टम है और उसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब आपने पढ़ा होगा कि कंडीशन ये होती है कि सॉल्यूशन कब नहीं एग्जिस्ट करता, जब डेल की वैल्यू 0 हो और ऐसा कहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल 1 डेल 2 और डेल 3 नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कोई एक तो नॉन जीरो होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक केस और होता था कि डेल 0 और अगर ये तीनों ही 0 आते तो फिर नो सॉल्यूशन, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस निकलता है। मतलब वो बेसिकली प्लेन कोइंसाइड्स हो जाते हैं। ऑल ये प्लेन की इक्वेशंस है ना, तीन प्लेन ही है ये, वो प्लेन क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। तो हमें वो चीज वेरीफाई करनी होती है हमेशा। जब आप तीनों प्लेन की इक्वेशन लिखोगे, डेल निकालोगे, तो डेल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। तो दो वैल्यू पे 0 हो रही है, एक k इक्वल टू 1 पे और एक k इक्वल टू -2। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, अगर k की वैल्यू अपन ने 1 ले ली, समझते हैं, तो जो तीनों प्लेन है ना, ये आपके प्लेन 1, प्लेन 2 और प्लेन 3, ये इस तरह से दिखने लग जाएंगे। मतलब प्लेन क्या होंगे, तीनों ही एक ही बन जाएंगे, मतलब ओवरलैपिंग प्लेन्स हो जाएंगे। तो इस केस में तो यार इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा ना। ये केस कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता k इक्वल टू 1। जब इसमें आप डेल 1 डेल 2 डेल 3 निकालोगे ना तो वो सब 0 आ रहे होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, k इक्वल टू -2। सो दिस विल बी द सर, ऐसा ऑप्शन है, देख लेते हैं। सो देखिए, आप 1 मत टिक कर देना, -2 इसका करेक्ट। ठीक है, सवाल को हम इजी ही डालेंगे, डायरेक्ट क्रेमर्स रूल के कंडीशन पे बेस्ड है। ओके, एक और सवाल इजी कैटेगरी में आता हुआ, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार रीड करो। Two dice are rolled. If both the dice have 6 faced number 1 2 3 5 7 11, then the probability that the sum of the number on the top faces is less than or equal to 8. डाइस का सवाल है, दो डाइस रोल किए गए हैं। सिंपल सी कंडीशन बोलिए कि दो डाइस जब थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो जो फेसेस पे नंबर आ रहे हैं उनका जो सम है वो 8 के बराबर या उससे कम आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बेटा इस सवाल में बस हल्का सा फर्क है, जो डाइस है वो नॉर्मल डाइस नहीं है, उसमें 1 2 3 4 5 6 की जगह 1 2 3 5 7 और 11 लिखा हुआ, फेसेस 6 ही है, तो इतना सा फर्क है। क्वेश्चन इजी कैटेगरी का है क्योंकि आपको सिर्फ बेटा केसेस बनाने हैं कि सम कैसे। देखो दो डाइस थ्रो किए तो टोटल केसेस तो आई होप आप बता ही सकते हो कि टोटल केसेस तो 6 into 6 यानी कितने हो जाएंगे बेटा, 36। इस फेवरेबल केसेस में क्या है, सम देखना है कि 8 या 8 से कम। ये जो केसेस है, एक फेस पे 1 आ जाए, दूसरी फेस पे 1 आ जाए, एक फेस पे 2 आ जाए, दूसरी फेस पे 3 आ जाए, ऐसे टोटल 17 केसेस बन सकते हैं। टोटल 36 है, 17/36, आंसर आपकी 17/36 ये आ जाएगा। ओके, इजी क्वेश्चन। देखो अभी तक मोस्टली इजी क्वेश्चन ही है, और अब ये वाला सवाल आप देख पा रहे होंगे 14th क्वेश्चन। आई होप
कि देखते से ही बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए कि यार ऐसे सवाल तो हमने बहुत किए। बेसिक मैथमेटिक्स जब पढ़ाते हैं तब भी इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करे जाते हैं। ओके, तो ये रिकरिंग जो सीरीज है, मतलब ऐसे पैटर्न रिकर हो रहा है ना इसमें, तो हम जहां से पैटर्न रिपीट होना शुरू होता है वहां से उसको वापस से जो भी इस पूरे पैटर्न को अज्यूम किया होता है, एक्स अज्यूम किया, तो वहीं से उसको एक्स भी रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने ऐसा बोल दिया कि लेट, इस पूरी वैल्यू को हमने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, है ना। और अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो यहाँ से वापस से क्या हो रहा है, सेम चीजें रिपीट होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स को ऐसा बोल देंगे कि एक्स की जो वैल्यू है वो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/x, बस अब इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है 5 प्लस एक्स, एलसीएम लोगे क्वाड्रेटिक बनता है, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव जा रही होगी, आपको समझना पड़ेगा कि एक वैल्यू नेगेटिव जा रही है। जैसे यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, तो मैंने सिर्फ प्लस वाला केस लिया, क्यों, क्योंकि आंसर 4 प्लस समथिंग आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, इधर आंसर नेगेटिव चले जाता, आंसर आपका सॉल्व करोगे, बेसिक है बेटा, बहुत बेसिक, आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी, बी, ठीक है। सो एक बार मैं चेक कर लूँ, बी आ रहा है ना, √48 है ना, ये इधर 10 है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं √48 अपॉन √10, और इसको भी अपन ने, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा और 4 बाहर निकाल लेते हैं तो 2 आ जाएगा, और इसमें से 4 की जगह इनफेक्ट अपन कोशिश करते हैं कि पूरा 16 ही बाहर आ जाएगा, कि 16 डाल आ सकते हैं, 16 है तो अंदर 30 बचे, ठीक है, करेक्ट, सही है। तो इजी सवाल था बेटा, ठीक है, इट्स अ इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या दिया है सवाल, पढ़ते हैं। Team A consists of 7 boys and n girls, and Team B has 4 boys and 6 girls. If a total of 52 single matches can be arranged between these two teams, when a boy plays against a boy and a girl plays against a girl, then n is equal. इस टाइप के क्वेश्चंस आपने करे होंगे, और ये क्वेश्चन पढ़ के आपको चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि ये बहुत आसान सवाल है, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक सी कंडीशन दे रखी है, बॉय प्लेज अगेंस्ट अ बॉय, गर्ल प्लेज अगेंस्ट अ गर्ल्स, कुछ और इसमें ट्रिकी नहीं दिया है, और सारा डेटा हमें गिवन है। मतलब जो ए टीम है उसमें 7 तो बॉयज हैं और n क्या है बेटा, गर्ल्स, और जो बी टीम है उसके अंदर क्या दे रखा है आपको, 4 बॉयज दे रखे हैं और 6 क्या दे रखे हैं। अब बोला है कि बॉयज ने बॉयज के साथ मैच किया है और गर्ल्स ने गर्ल के साथ मैच किया, एक बॉय 4 के साथ मैच खेले, मतलब यहाँ ऐसा बोल सकते हो कि इनमें से कोई एक बॉय सिलेक्ट कर लो और यहाँ से सर एक बॉय सिलेक्ट कर लो, तो इतने मैचेस इनके बीच में हो जाएंगे, कि 7 में से कोई एक और 4 में से कोई एक, टोटल 28 मैचेस बन सकते हैं। और इधर भी हम क्या कर सकते हैं, NC1 इंटू 6C1, और ये सब वैल्यू किसके बराबर है, 52, मतलब 28 प्लस 6n इज इक्वल्स टू 52। 6n में से अगर आपको मतलब 52 में से अगर 28 माइनस करने, तो आप 30 माइनस कर देते, तो ये 24 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो ये बहुत ही आसान सवाल पीएनसी का पूछ लिया गया है, मुझे नहीं लगता कि इससे इसी कोई सवाल पीएनसी का बन सकता है, राइट, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अभी तक देखो सारे क्वेश्चन इजी चल रहे हैं, हम 15 पे आ चुके हैं, और अगर आप 16th क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट दिस इज आल्सो एन इजी क्वेश्चन। में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही डरावना सा है, सर सर्कल्स है तो क्या है, बट एक बार पढ़ के देखो सवाल आप। बोला चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टू सर्कल्स हुज इक्वेशंस आर गिवन। दो सर्कल है, उनकी इक्वेशन दे रखी है, और बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बताओ। स्टेटमेंट्स पढ़ के देखो, बोला है बोथ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर, तो ये हम चेक कर सकते हैं, दोनों का सेंटर देखते से समझ में आ रहा है, बस हम चेक कर लेंगे कि सेंटर से पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसका सेंटर उठा के इसमें पुट कर देंगे, इसका सेंटर उठा के इसमें पुट कर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर इज द एवरेज ऑफ द रेडियाई, तो ये भी कोई बड़ा बात नहीं है, इसको भी इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के इक्वेशंस पता है, तो सेंटर और सर्कल और रेडियस तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा काम करते हैं, पहले सारी चीज सेंटर के अबाउट चल रही है, तो जो सर्कल 1 है उसकी इक्वेशन लिखोगे तो सेंटर मिल जाएगा और रेडियस मिल जाएगा, सर्कल 2 की इक्वेशन लिखोगे सेंटर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। हमने क्या किया, इसका सेंटर उठा के इस सर्कल में डाल दिया, तो देखा 0 आया, मतलब सेंटर सेटिस्फाई द अदर सर्कल। इसका सेंटर उठा के इस सर्कल में डाल, वहां पे भी 0 आया।
इसका मतलब पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट नहीं है, अगर बोथ सर्कल पास ये तो सही है, तो वो पूछा कि कौन सा गलत है। थर्ड ऑप्शन पढ़ दो एक बार, बोथ सर्कल्स सेंटर लाई इनसाइड द रीजन ऑफ वन अनदर। ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि अंदर नहीं लाई कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा ना, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस विल बी द आंसर। बेटा इजी सवाल, कैटेगरी एक्चुअल में इजी, ठीक है। 17th क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। लेट्स ट्राई टू रीड द क्वेश्चन। द लाइन टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 is a tangent to the circle at the point and the center of the circle lies on this and the radius of the circle। देखो वापस से सर्कल का एक सवाल है, इस पेपर में सर्कल के सवाल काफी पूछे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी सवाल काफी पूछे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफी सवाल आए हैं, इनवर्स ट्रिग्नो से ज्यादा सवाल आए हैं, और चलो आगे अपन देखेंगे और कहाँ से सवाल आए। ओके, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तो काफी सवाल देख, खासकर सर्कल्स। तो बेटा देखो कहानी कुछ दे रखी है आपको, ऐसा बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक लाइन उसके कोई तो टेंजेंट है, और 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट हमें दे रखा है 2,5, ठीक है। और आपसे क्या बोला गया है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर जो है वो किसी लाइन पे लाई करता है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो रेडियस पूछा है आपसे, ठीक है। काफी इंफॉर्मेशन पता है, हम निकाल सकते हैं। देखो रेडियस निकालना है, आप एक आइडिया ये भी ले सकते हो, अगर ये सेंटर मिल जाए आपको कहीं से, तो सेंटर में और इस पॉइंट में डिस्टेंस लगाएंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो सेंटर ढूंढने के लिए आपको देखो क्या क्या दे रखा है, कि एक तो बोल रखा है सेंटर इस पे लाई करता है ना, और तो कर सकते हैं हम, सेंटर ढूंढ सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द सेंटर। से कैसे हमने फाइंड किया है, ये जो CD है ना, ये CD नॉर्मल हो जाएगी इस टेंजेंट के, और मैं CD की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन पता है तो नॉर्मल की इक्वेशन निकाली जा सकती है, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है ना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है, तो आप सीधा ये CD की इक्वेशन निकाल सकते हो, जो कि ये आ जाएगी। CD की इक्वेशन आ गई, मतलब ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, तो क्या नॉर्मल पे ही सेंटर लाई करता है, और सेंटर क्वेश्चन में दे रखा है कि इस इक्वेशन पे भी लाई करता है, मतलब इन नॉर्मल का और गिवन इक्वेशन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही सेंटर होने वाला है। आपको सेंटर मिल गया, रेडियस आपका निकल के आ जाएगा। सवाल मीडियम, आंसर। 18th क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा सवाल में, एक मैट्रिक्स दे रखा है और बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आई बाय 2 ये 0 है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ क्या। बेटा ए स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, आई आपको पता होता है, सिंपल आप ए स्क्वायर निकालिए और जैसा जैसा बोला है डिटर्मिनेंट को उसको 0 से इक्वेट कर दो, ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन आएगा उसको सॉल्व कर लो। देखो ए मैट्रिक्स ये है, तो ए स्क्वायर जब आप निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी दिस, तो ए स्क्वायर माइनस आई बाय 2 करेंगे ना बेटा, तो इस तरह का मैट्रिक्स बन जाएगा, और इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, दे रखा है 0 के बराबर, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ 0, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हाफ। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि जब साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो आती है m पाई प्लस माइनस थीटा, लिख दिया हमने। पर ऑप्शन में आपसे देखो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल दे रखे हैं, तो अगर आप यहाँ पे बेसिकली m को 0 पुट कर दोगे तो प्लस पाई बाय 4 एक आंसर आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 इसको क्या कर देगी, सेटिस्फाई। सवाल इजी, नॉट टफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का सवाल, फेमस क्वेश्चंस होते हैं ये, चांसेस होते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से सीरीज के सवाल पूछे जा सकते हैं,
और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी रिकॉल कर पा रहे हो तो ये अपने क्लास नोट्स का सवाल है। मतलब डेफिनेटली अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो मैंने जरूर से जरूर एक लेक्चर पूरा इस पे लेते हैं। tan इनवर्स के जितने भी पॉसिबल अपन सीरीज बनती है, जितनी भी पॉसिबल, काफी सारे सीरीज के एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें से ये वन ऑफ द एग्जांपल, राइट। तो इसमें करेंगे क्या, पहले तो हम tan में चेंज करेंगे। tan इनवर्स आप बोल रहे सर tan इनवर्स, तो पहले tan इनवर्स में चेंज करेंगे। tan इनवर्स में चेंज करोगे तो ये जो cot इनवर्स 2 cot इनवर्स 8 18 है, तो ये tan इनवर्स 1/2 1/8 1/18। तो वैसे तो आपको एक चीज ये रिकॉल होनी चाहिए कि इसमें जो जनरल टर्म बननी चाहिए, जैसे 2 8 18 32, तो ये आपके आई थिंक केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। 2n स्क्वायर ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? जैसे फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, सेकंड क्या है 2 into 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है 2 into 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9, 9 2 18। तो जो जनरल टर्म बन के आ रही है वो क्या आ रही है 1/2r स्क्वायर। और इस टाइप की जनरल टर्म को tan इनवर्स की सीरीज है, हम किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, आई होप यू नो कि हम इस तरह से इसको चेंज करना होता है tan इनवर्स a minus b upon 1 plus ab के फॉर्मेट में। तो ये 1 क्रिएट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 4r स्क्वायर है, इसको 1 प्लस किया 1 माइनस किया, तो इस तरह से इट विल चेंज, है ना। ये करा हुआ क्वेश्चन है बेटा, अपन लोग क्लास नोट्स में करते हैं ये सब, आप लोग को मिल जाएगा इसको बेटा। टेलीस्कोपिक नेचर बन जाएगा इसका। आप r की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक ले जानी है, तो जब आप r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे तो सिर्फ एक ये वाली टर्म बचेगी और एक ये वाली टर्म बचेगी, बाकी सारी टर्म्स क्या होंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो कैंसिल आउट होने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स के फॉर्म में है, cot इनवर्स में चेंज कर दोगे, आंसर विल कम एज 1.0, आंसर 1.0। सवाल अच्छा है, मीडियम सवाल बोलूंगा, ठीक है। कुछ बच्चों को टफ लग सकता है, जिन्होंने इनवर्स का प्रैक्टिस नहीं किया होगा सीरीज के क्वेश्चंस का, उनको डेफिनेटली टफ रहेगा। और जिन्होंने 2 8 18 32 को ऑब्जर्व नहीं किया होगा उनको भी टफ लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोला कि इनवर्स बताना है y इक्वल टू 5 की पावर log x। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनवर्स पूछा। इनवर्स निकालने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे 5 log x, अभी यहाँ पे बेस क्या है हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि व्हाट बेस इज देयर। तो मान लीजिए a नाम का कोई बेस, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा है, a नाम का बेस, ठीक है। मैथ्स के अंदर जब तक मेंशन नहीं है तब तक बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेटा आप समझना चीजों को, एक तरीका तो होता है जैसे इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्लेस करते हैं और फिर आखिरी में जो भी बनता है उसमें से x y को इंटरचेंज करते हैं। तो पहले अपन वो वाला तरीका लगाते हैं कि यहाँ से सर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेते हैं सर बेस a का, ठीक है। तो log ले लिया तो ये log y बेस a हो गया, और हमने इधर भी log लिया तो इधर क्या आ गया log x बेस a, और इनटू ये वैल्यू क्या हो गई, मतलब log लेने पे वो टर्म नीचे आ जाएगी तो log 5 बेस। इधर से आपको ऐसा मिल गया कि सर जो log x बेस a है इट कैन बी रिटन एज log y बेस a अपॉन log 5 बेस, ठीक है। यहाँ से सर log x बेस a की जो वैल्यू है बच्चों क्या बन जाएगी log y, ठीक है। तो अगर अपन x के बारे में बात करें, विल टॉक अबाउट x, अभी x मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a की पावर log y, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन इसको ऐसा समझते हैं, आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी लॉग की, आप इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा y log a बेस 5, x इक्वल्स टू y log a बेस 5। इसको थोड़ा सा ऐसा चेंज करके लिखा जा सकता है कि ये जो बेस वापस से इसका मतलब अपन रेसिप्रोकल लेंगे तो log 5 बेस a हो जाएगा। a एक्चुअल में सवाल में दिया नहीं था, तो बाद में आंसर में से a को हटा सकते हो आप ऑप्शन मैच करने के लिए। तो अगर अपन देखें तो यहाँ से एक ऑप्शन मुझे सेकंड जो है समझ में आता है कि ये आंसर, तो थोड़ा सा आप इसमें कुछ चीजें और समझिए। सोचो अगर मैं इस आखिरी स्टेप में हम अगर x और y को रिप्लेस कर देते सपोजेबली,
तो एक और ऑप्शन बन सकता है ना, या अपन डायरेक्ट जैसे एक्स और वाई को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, अब एक्स और वाई को रिप्लेस कर दो, यू कैन रिप्लेस एक्स एंड वाई, राइट। या फिर देखो, हाँ, मतलब अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा आखिर में, से y इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपॉन log 5। ऐसा ऑप्शन है क्या कुछ कि y इक्वल टू एक्स की पावर, तो इसको ऐसा देखा जा सकता है कि y log 5 इक्वल टू x, तो ऐसा भी एक ऑप्शन आपको मिलेगा। मतलब इसमें एक्चुअली क्या मल्टीपल करेक्ट बन रहे हैं ऑप्शंस। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो सवाल है माइट बी पॉसिबल कि स्क्रूटनी में जा सकता है, इस बोनस में भी जा सकता है सवाल, क्योंकि अगर हम लास्ट स्टेप में आके एक्स और वाई को इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि फंक्शन के टर्म्स में अगर हम बात करें, तो आई थिंक देयर इज अनदर वाई की पावर log 5, सो इज देयर ऑप्शन लाइक दैट, वन ऑप्शन भी बन रहा है, सो वन भी बनता है ऑप्शन, है ना। और अगर आप वन को और थर्ड को देखोगे तो दोनों सेम ही बात है ना, वन को और थर्ड को देखो, सो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, तो ऐसे इंटरचेंज किया जा सकता है। मतलब ये तीन ऑप्शन तो बन ही रहे, बाकी ऑप्शन नहीं बन रहे बेटा, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट देयर, बट हाँ 1 2 3 ऑप्शंस बनते हैं। एनटी ने जो दिया हुआ है वो सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर इन तीन में से कुछ भी हो सकता है। नाउ विल जस्ट वेट कि क्या होता है, ओके। बट जब भी आपको करने हो इस टाइप में, जब स्क्रूटनी आ जाती है, तो आप जो एक ट्रेडिशनल मेथड आपने सीखा है उससे आप जा सकते हो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सवाल जो है ऐसे टाइम पे अगर आपको लगे तो आप स्किप कर दो इन सवालों को, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल टाइप पे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पे आ जाते हैं बच्चों। सो वेरी गुड क्वेश्चन इट इज, बहुत ही अच्छा सवाल है। इफ दिस 2021 रेज़्ड टू द पावर 3762 इज डिवाइडेड बाय 17, देन द रिमाइंडर इज, तो पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा। बेटा ये जो सवाल है, रिमाइंडर के ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एक थ्योरम होती है फर्मेट लिटिल थ्योरम, मतलब वहां से भी इसको किया जा सकता है ना, मतलब वो प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई थ्योरम होती है। और अदरवाइज जब हमने चीजें जो पढ़ी है बाइनोमियल थ्योरम, हम वहां से भी पढ़ सकते हैं इसको, बाइनोमियल थ्योरम से भी इसको कर सकते हैं। यूजुअली बाइनोमियल थ्योरम ही हमने सीखा है, रिमाइंडर के क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम से। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए आपको जब भी ऐसा बोला जाता है कि जिस भी नंबर से आपको डिवाइड करना है, तो आप कोशिश करते हो कि ये जो अंदर जो इनपुट है, जो भी आर्ग्यूमेंट है, इसको कोई 17 के मल्टीपल, मतलब इसको हम कोशिश करते हैं 17 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में लेके आए। तो अभी आप देखिए कि 17 के टेबल में या 17 के जो मल्टीपल्स है उसमें 2021 के अबाउट कौन सा नंबर है। जब आप वो नंबर पता करोगे तो वो 2023 आएगा। और यहाँ पे देखो अनफॉर्चुनेटली +1 -1 का कंसेप्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे -2 बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब आप ये 17 के -2 है और ये पावर है, इसको बाइनोमियली एक्सपांड करोगे तो देखो 17 की पावर रिड्यूस हो जाएगी और आखिरी टर्म जो आएगी ना उसमें 17 का कोई भी ट्रेस नहीं रहेगा। तो बेसिकली ये जो इतनी पूरी वैल्यूज हैं टिल आई थिंक हियर, ठीक है, मतलब कितनी वैल्यूज बेटा, इतनी वैल्यूज, यहाँ तक तो सब 17 का मल्टीपल ही बनेगी, तो मैंने उसको 17 न्यू लिख दिया। और इधर जो ये बने बचेगा आखिरी में ये वाला पार्ट बचेगा। अब ये जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, तो अब आपको इस नंबर को वापस से क्या करना पड़ेगा, 17 के अराउंड ही एक्सपांड करना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, देखो इसमें से अगर आप 4 बाहर निकाल लो तो ये 2 की ये पावर बनता है, जिसको आप 16 के टर्म्स में लिख सकते हो पावर 940। 16 ही क्यों चूज किया, क्योंकि मैं उसको 17 - 1 लिख सकता हूँ। तो अब जब आप 17 - 1 को फिर से एक्सपैंड करोगे तो जो लास्ट टर्म होगी, जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म में 17 नहीं था, तो ऐसे ही इसकी लास्ट टर्म में भी 17 नहीं आएगा, सिर्फ 1 बचेगा। और जब आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा 17 का मल्टीपल और बचा आखिरी में से 4, तो रिमाइंडर क्या है। सवाल ये मैं एक अच्छा सवाल बोलूंगा इसको, इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब मैं इसको टफ में डाल देता हूँ क्योंकि मैनिपुलेशन करना कई बार आसान नहीं होता है, राइट। इट्स अ गुड क्वेश्चन इट वाज। देखिए वेक्टर का एक और सवाल, हाँ मैं बात कर रहा था कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए, तो सर्कल्स, उसके बाद इनवर्स और वेक्टर्स, इसी से इस बार ज्यादा क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो ए वेक्टर आपको कुछ दे रखा है बेटा, बी वेक्टर दे रखा है, उसमें अल्फा बीटा अननोन है, सी वेक्टर पूरा कंप्लीटली नोन है, और दो कंडीशंस दे, देखो दो अननोन है, दो कंडीशन दे रखी है, a डॉट b1 दे रखा है, b डॉट c दे रखा है। तो
दो अननोन्स हैं, दो कंडीशंस हैं, जैसा ऐसा बोला है वैसा वैसा करते जाओ। एक बार a डॉट b में इक्वल टू 1 कर दो, एक बार b डॉट c इक्वल टू -3 कर दो। जब आप a b निकाल लोगे, a डॉट b को 1 करोगे, अल्फा बीटा में एक रिलेशन आएगा बेटा। जब आप b डॉट c को कैलकुलेट करोगे, एक और इक्वेशन बनेगी। जब सॉल्व करोगे, मतलब एलिमिनेशन मेथड से है ना, जैसे एक इक्वेशन आपकी ये मिल गई, एक इक्वेशन आपकी ये मिल गई, अल्फा बीटा को सॉल्व कर लिया, अल्फा ये आ गया, बीटा ये आ गया, अल्फा बीटा निकल गया, तो ए और बी वेक्टर पता चल गए। बाद में जो बोला है a क्रॉस b डॉट c, मतलब ये बॉक्स एबीसी होता है। बॉक्स एबीसी हम कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट से लगाओगे, सॉल्व करोगे, आंसर कितना आ जाएगा। क्वेश्चन कैसा है? मीडियम। इनफैक्ट मुझे इसको इजी बोल देना चाहिए। मीडियम तो क्या इजी है ना, इसमें कुछ करना थोड़ा होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, बट हाँ कंसेप्चुअली इट्स इजी। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मतलब कोऑर्डिनेट 3D के, प्लेन के, वेक्टर के, है ना, सर्कल्स के, इनवर्स के, अभी तक मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड द पॉइंट दिस इज गिवन देन द वैल्यू ऑफ 2a plus b plus c। बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि जो सवाल है फैमिली ऑफ प्लेन्स का सवाल है। यह सवाल है फैमिली ऑफ प्लेन्स, मतलब ऐसा बोला है कि दो प्लेन के, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई तीसरा प्लेन गुजर रहा है। ये मान लीजिए अपना पाई 3 है, प्लेन पाई 3, ये प्लेन पाई 1, ये प्लेन पाई। तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई तीसरा प्लेन गुजरता है तो उसकी इक्वेशन पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0 से दी जा सकती है। और इस लैम्डा को कैलकुलेट करना होता है विद अनदर गिवन कंडीशन। तो हम यही करेंगे। आपको प्लेन 1 दे रखा है, प्लेन 2 दे रखा है, तो लैम्डा कैसे फाइंड होगा? बोल रखा है कि प्लेन कहाँ से फाइंड, कौन से पॉइंट से पास होता है? -2, 1, 3। तो बेटा बहुत आसान सवाल। प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल टू 0 लिख दो, पॉइंट पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू वापस से पाई 3 प्लेन में डाल दो इक्वेशन में, ताकि आपको वो एक्चुअली आइडेंटिफाई हो जाए। सॉल्व करोगे तो पाई 3 प्लेन ये आएगा। क्वेश्चन में बोला है कि पाई 3 प्लेन किसके बराबर है? इसके बराबर। तो वो लिख दो यहाँ पे, इन दोनों को कंपेयर कर लो, ए पता, बी पता, सी पता। जब सब पता चल जाएगा तो जो निकालनी है वैल्यू 2a plus b plus c minus 7 वो निकाल लेना। आंसर कितना आ जाएगा? 4। आंसर इज कमिंग एज 4। क्वेश्चन इज मीडियम। क्योंकि फैमिली ऑफ प्लेन का कंसेप्ट कई बार अगर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे तो आपको टफ पड़ सकता है। ओके, मीडियम क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अभी कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का भी सवाल यही आया हम फर्स्ट। ठीक है, क्या दे रखा है देखो भाई। If fx is some function and its first derivative with respect to x is given, then the minimum value of this, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब बेटा देखो साइन है, कॉस इनवर्स है और डिफरेंशिएशन करना है। एक तरीका है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो, पर बहुत ज्यादा चेन रूल लगाना पड़ेगा। साइन ऑफ समथिंग का, फिर कॉस इनवर्स का, फिर उसमें भी डिवीजन रूल। तो ऐसे टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि चीजों को थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, राइट। अब यहाँ पे क्या करोगे, जैसे आप ये ऑब्जर्व करोगे ना, इतना इतना पार्ट, जैसे 2 की पावर x का स्क्वायर है, एक्चुअली 2 की पावर x का क्या है? स्क्वायर। तो अगर आपने 2 की पावर x को tan थीटा पुट कर दिया, मान लीजिए सब्स्टिट्यूट किया, तो ये जो ऊपर बनेगा ना, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसा बन जाएगा, जो कि cos 2 थीटा होता है। अब ये जो cos इनवर्स cos 2 थीटा है, इनवर्स फॉरवर्ड प्रॉपर्टी, ये 2 थीटा क्या होना चाहिए, किसमें बिलोंग करना चाहिए? प्रिंसिपल ब्रांच में। प्रिंसिपल ब्रांच में करना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ब्रांच में होगा कि नहीं होगा। तो जब हमने tan थीटा को 2 की पावर x रखा था, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर x तो हमेशा ही रेंज कैसी देता है? 0 टू इंफिनिटी। तो मतलब tan थीटा भी 0 टू इंफिनिटी। tan थीटा 0 टू इंफिनिटी मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाय 2। तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाय 2, और 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 टू पाई। तो प्रिंसिपल ब्रांच ही होती है। तो cos इनवर्स cos थीटा ऐसे कट करते नहीं है, बट मैं जस्ट समझाने के लिए
ऐसा करते हैं कि cos इनवर्स cos 2 थीटा विल बी 2 थीटा, तो sin 2 थीटा बचा आपका fx। अब इस sin 2 थीटा को वापस से x के टर्म्स में लिख दो, तो 2 tan थीटा अपन 1 plus tan square थीटा, tan थीटा की वैल्यू ये थी, इसको आपको कुछ नहीं करना, fx जो है वो रिड्यूस हो चुका है पूरा, इस fx को डिफरेंशिएट कर दो और x की जगह 1 डालो, क्योंकि ऐसा बोला है उसने कि when x is equal to 1, डिफरेंशिएट करोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। f डैश 1 की वैल्यू ये आएगी, जो कि यहाँ पे उन्होंने माइनस बी बाई ए लॉग 2 दे रखी है, और आप देखो यहाँ पे माइनस 12 बाई दिस आ रही है लॉग 2, तो b भी पता चल गया, a भी पता चल गया, उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ऐसा बोल दो 625 144 माइनस, आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 480। क्वेश्चन कैसा है? टफ क्वेश्चन बोलूंगा, एक्चुअली टफ इसलिए बोलूंगा क्योंकि डिफरेंशिएशन हो सकता है आप सब्स्टिट्यूट करके नहीं कर पाओ, ठीक है, लेंदी भी है थोड़ा सा, है ना, इन दैट टफ भी बोल सकते हो, जिनको डिफरेंशिएशन में कॉन्फिडेंस है उनको मीडियम लग सकता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द प्रिपरेशन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा? ए मैट्रिक्स है 2 3 0 -1, सिंपल एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 by 2, अब बोला है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। ये एक बेटा सवाल ऐसा है कि जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, है ना। मैट्रिक्स के सवाल वैसे कैलकुलेटिव होते हैं यूजुअली, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज लगती है, कई बार हमें बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, अधिकतर ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो जो बोला है, जैसे a की पावर 4 है ना, a की पावर 10, एडजॉइंट ऑफ 2 है उसकी पावर 10, तो ये सब चीजें थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, है ना। देखो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 बोला है, इसको तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 लिख सकते हो, ये तो प्रॉपर्टी होती है ना। तो a का डिटर्मिनेंट तो आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा -2 है, तो ऐसे हमने सॉल्व कर लेते हैं कि a का डिटर्मिनेंट -2 है, तो पहला पार्ट तो 16 सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, मैंने a की पावर 10 निकाला, तो a की पावर 10 निकालने के लिए डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, a स्क्वायर निकालूंगा, a की पावर 4 निकालूंगा। जब आप वो वैल्यूज निकालोगे तो आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा, जैसे ये a की पावर 4 में देखो ये 2 की पावर 4 है, और ये क्या है 2 की पावर 4 -1, ऐसे पैटर्न बनेगा। तो a की पावर 10 में क्या हो जाएगा 2 की पावर 10, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 -1, इस तरह से हो जाएगा। तो ये इस तरह से बेटा आपको आंसर मिलेगा। तो a की पावर 10 निकल चुका है। अब बात आती है एडजॉइंट ऑफ 2a, एडजॉइंट ऑफ 2a और इस पूरे की पावर 10 है, ठीक है। तो पहले तो मैं एडजॉइंट ऑफ 2a को सॉल्व कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एडजॉइंट ऑफ लैम्डा a जो होता है वो लैम्डा की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a होता है, जहाँ पे n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ a होता है, ऐसा। तो वही चीज हमने करी, तो वो 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ a आ गया। तो अब मुझसे जो यहाँ पे बोला हुआ है एडजॉइंट ऑफ, बेसिकली क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ a की पावर 10, which is basically 2 की पावर 10 into एडजॉइंट ऑफ a की पावर 10। तो आपको बेटा क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a की पावर 10 निकालना है। तो आपने स्क्वायर निकाला, 4 निकाला, आपको फिर से पैटर्न मिला, सेम पैटर्न जो पहले मिल रहा था, बस साइन अलग है और पोजीशन अलग है। तो एडजॉइंट ऑफ a की पावर 10 विल कम आउट टू बी दिस। उसमें भी आप 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो 2 की मतलब जो अपन ने बोला था 2 into एडजॉइंट ऑफ, तो ये बन जाए। मतलब हमें सब चीजें मिल चुकी है बेटा, a की पावर 10 मिल चुका है और इसकी वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, ये दोनों मैट्रिक्स हमें मिल चुके हैं। इसको सॉल्व करोगे तो ये डिटरमिनेंट, मतलब ये जो भी बड़ी वैल्यू आ रही है इनको आने दो, पर ये दोनों जो वैल्यू है ये 0 आ रही है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 0। मतलब ये वाले पार्ट का डिटरमिनेंट 0 और इसका डिटरमिनेंट अपन 16 निकाल चुके थे, आंसर 16। बेसिकली हुआ क्या सवाल में, ये वाला पोर्शन 0, ये वाला 16 प्लस किया, आंसर 16। सवाल मैं बेसिकली लेंदी है सवाल, एक्चुअली इट्स लेंदी क्वेश्चन, सवाल लेंदी है, चाहो तो स्किप कर सकते, क्योंकि चॉइस रहती है ना हमें। So now this is the 6th question, what does it say, एक बार देख लेते हैं बच्चों, ठीक है।
एक बार आप क्वेश्चन रीड कीजिए। ओके, सो ऐसा बोला है कि इफ द फंक्शन is continuous at each point in its domain and f of 0 is 1 by k, then k की वैल्यू बतानी है क्या। बेटा देखिए, सवाल की लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि वो कह रहा है कि हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है और f of 0 की ये वैल्यू है, तो k बताओ। तो बेसिकली हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है और f of 0 की वैल्यू 1 by k है, तो फिर लिमिट की जो वैल्यू आई होगी 0 पे, वो भी f of 0 के बराबर ही आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूस है एंड फंक्शन की वैल्यू शुड बी इक्वल। तो बस आपको लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वही फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी 0 पे, वहां से आप k के बारे में बताओगे। तो सवाल में हमें क्या करना है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये कैलकुलेट करना है, यही हमारा f of 0 है, यही हमारा 1। ये लिमिट कैसे सॉल्व करना है, इसके भी तरीके हैं बहुत सारे। एक तो एल ऑर्बिटल से कर सकते हैं, और उसको आपको 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, लेंथी जाएगा, टीडियस जॉब हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे। दूसरा तरीका जो मैंने यहाँ यूज किया है इज cos c minus cos d, है ना। तो आप cos c minus cos d लगाओगे तो 2 sin of this sin of this। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो कोरोलरी बन रही है यहाँ पे, x जब 0 पे जा रहा है तो ये वैल्यू भी 0 पे ही जा रही है। तो हम इसमें वो साइन स्मॉल अपॉन स्मॉल वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, साइन स्मॉल एंगल अपॉन स्मॉल एंगल, मतलब ये वाला कंसेप्ट लगाया जा सकता है कि ये वैल्यू 1 होती है कि जब एंगल स्मॉल होता है तो ये वाला वैल्यू 1 को टेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, बस हमारे पास ये वाला एंगल नहीं था तो हमने ये एंगल जनरेट किया और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम ये एंगल जनरेट किया और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी चीजें रख दी। तो ये जो पूरा टर्म है ये तो 1 बन गया, बचा क्या, इतना पोर्शन। इस पोर्शन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखना, एक x से तो मैंने क्या किया, इसको sin x by x plus 1 कर दिया, ठीक है। और दूसरा जो ये पोर्शन है दिस वन, इसमें मैंने सीरीज का कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर लेना है। जैसे ही सीरीज का कंसेप्ट लगाऊंगा सिर्फ ये बचेगा 1/6 आंसर, k की वैल्यू 6, आंसर क्या आ जाएगा। सवाल अच्छा है, मतलब मैं इसको टफ कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि लिमिट इसमें अच्छी है, बेसिकली गुड क्वेश्चन ऑफ लिमिट, ठीक है। सर्कल का क्वेश्चन फिर से एक बार आता है, ठीक है। बहुत सारे सर्कल के क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा वैसे, इनफैक्ट अगर आप इक्वेशंस ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऐसी इक्वेशंस सिमिलर अभी हमने देखी। सवाल में बोला था मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स p1 एंड p2 व्हाइल कंसीडरिंग पॉइंट p1 ऑन द सर्कल वन एंड ना, बताइए कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो बेटा ऐसे सवाल भी हम पढ़ते हैं, आपने जब एनालिसिस ऑफ टू सर्कल का टॉपिक पढ़ा, वो बोल रहा है कि दो सर्कल है, उस पे एक पे पॉइंट P1 है और एक पे पॉइंट P2 है, तो बताइए इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो बेटा ये डिपेंड करता है कि सर्कल की पोजीशंस कैसी है। अगर सर्कल इंटरसेक्टिंग है तो मिनिमम डिस्टेंस अलग होता है, अगर सर्कल टच कर रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस अलग होता है, अगर सर्कल टच ही नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस अलग होता है। तो इसमें डिपेंड करेगा कि पहले आपको पता करना पड़ेगा कि सर्कल की पोजीशंस कैसी है, और उसको पता करने का बेटा तरीका एक ही होता है कि दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस और उनके रेडियस का जो सम है, इसमें क्या रिलेशन है। हमारे पास सर्कल 1 भी है, सर्कल 2 भी है, देखते हैं क्या हो रहा है। सर्कल 1 सर्कल 2, सेंटर 1 सेंटर 2, सेंटर 1 सेंटर 2, रेडियस 1 रेडियस 2। हमने कुछ नहीं किया, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 7 आया और रेडियस का जो डिस्टेंस है वो 6 है, मतलब सेंटर्स का डिस्टेंस ज्यादा है रेडियस के सम से, मतलब सेंटर्स का डिस्टेंस ज्यादा है रेडियस के सम से, मतलब दोनों सर्कल जो है वो टच नहीं कर रहे। तो ऐसे केस में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है पॉइंट्स के बीच में, एक तो ये डायमीटर के अलोंग होता है, ये चीज ध्यान रखना, दोनों सर्कल को मतलब सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा, और एक्सट्रीम एंड पे मतलब इस P1 P2 इस पोजीशन पे होंगे तो ही मिनिमम डिस्टेंस बनेगा। तो वो डिस्टेंस जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि टोटल ये डिस्टेंस 7 है और इधर रेडियस है 3 3 का, तो बीच में एक बची जगह, आंसर 1 हो जाएगा। सवाल इजी में आ जाएगा, इजी, ओके, इट्स इजी क्वेश्चन।
दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल देख के कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो एलपीपी का क्वेश्चन है और एलपीपी तो सिलेबस में है ही नहीं। एक्चुअल में जेई के सिलेबस में एलपीपी मेंशन नहीं है, बट लेट मी टेल यू, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एलपीपी, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एलपीपी का क्वेश्चन नहीं, लेकिन एलपीपी की नॉलेज, खैर एलपीपी की नॉलेज की भी जरूरत नहीं है आपको, मतलब एलपीपी का सवाल नहीं है। एलपीपी का सवाल होने के लिए ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर होना चाहिए था, और यहाँ पे वो लीनियर नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल कैसे किया जाए? बोला है कि z की मैक्सिमम वैल्यू बताओ अगर ये कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास। तो पहले तो हम क्या करेंगे, z की मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए ये जो x और y पे कॉन्स्टेंट्स हैं, इन कॉन्स्टेंट्स को थोड़ा सा समझ लेंगे क्या है। तो जब आप इन कॉन्स्टेंट्स को प्लॉट करते हो तो आपका ये आता है कॉमन रीजन। ठीक है, मतलब ये z हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, और जो हमारा बेसिकली क्या हो रहा है बेटा कि फेवरेबल, मतलब x और y की जो वैल्यूज मैं ले सकता हूँ, मतलब मैं x और y की वैल्यू इधर से इस रीजन में से कहीं से भी ले सकता हूँ। तो बताओ कि ऐसी क्या x और y की वैल्यू है जिससे z मैक्सिमम बने। अब मुझे लेना इसी ट्राइंगल के अंदर से, ठीक है ना। तो हम समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर इसमें ना चीजें थोड़ी सी आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। जैसे कैसे ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, अगर मान लो आपने ये पॉइंट ले लिया और आप आगे बढ़ते हो, मतलब x को सेम रखते हुए आगे बढ़ते हो, सुनना बहुत ध्यान से, x को सेम रखते हुए, सॉरी y को सेम रखते हुए मैं x को बढ़ाता हूँ, तो सोचना क्या होगा अगर आपने ये पॉइंट ले लिया और आपने फिर आगे बढ़े। तो मुझे एक बात बताओ, y को सेम रखते हुए अगर x बढ़ाओगे तो भी तो z बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट मैंने लिया था वो ऐसा पॉइंट नहीं होगा जब मुझे मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि मैं उससे आगे एक पॉइंट लूंगा तो मुझे और ज्यादा बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अगर सोचो आप इसी पॉइंट को लेते और ऊपर की तरफ बढ़ते, समझना थोड़ा, तो आप क्या कर रहे हो, x को सेम रख रहे हो और y बढ़ा रहे हो, तो फिर से क्या z की वैल्यू बढ़ जाती है क्या? मतलब क्या ये वाला जो पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर, ये फिर से मैक्सिमा का पॉइंट नहीं होता, क्योंकि मैं ऊपर एक पॉइंट लेता तो और बड़ी वैल्यू आती। मतलब एक चीज क्या समझ में आई कि मैं जितना, मतलब मैं ऊपर जितना जाऊंगा उतना z बढ़ेगा, या फिर मैं आगे जितना जाऊंगा उतना z बढ़ेगा। कहीं ना कहीं मैं कितना मैक्सिमम जा सकता हूँ या कितना इस तरफ जा सकता हूँ, क्या मैं इस लाइन के ऊपर ही ट्रेवल कर सकता हूँ? मतलब एक चीज तो श्योर हो गई कि जो भी मैक्सिमम पॉइंट आने वाला है एक्स और वाई का, वो इस लाइन पे ही आने वाला है। अब हमने ये श्योर किया, इसका मतलब हमें बस अब क्या करना है कि ये जो z फंक्शन है और ये जो लाइन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियस। मतलब जब मुझे पता ही चल गया कि जो मेरे एक्स और वाई में रिलेशनशिप है वो इस लाइन पे ही लाई करेगा, वो तो हम क्या यहाँ से, चूंकि ये दो वेरिएबल में अभी z है, तो इसको सिंगल वेरिएबल में बना देंगे। हमने क्या किया, z के अंदर जहां जहां x था वहां पे हमने ये डाल दिया। अब पूरा z जो है वो y का फंक्शन बन चुका है। तो बहुत ध्यान से समझना, z जो है ना एक क्वाड्रेटिक बन चुका है y में, और किसी भी क्वाड्रेटिक का मैक्सिमा कब अकर होता है, वर्टेक्स पे। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमने बोला होता है कि मैक्सिमम अकर्स एट x इक्वल टू माइनस b बाई 2। माइनस b बाई 2 का क्या मतलब है, समझना बहुत ध्यान से। माइनस बी बाई टू पे आता है ना, तो माइनस बी मतलब क्या हो गया, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ बी यानी 225 बाई दिस और इनटू 2 टाइम्स ऑफ ए। अच्छा मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक, बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो ये 14 आ जाएगा ना। तो इसको और आप एक काम करो, ठीक है, तो ये 225 है। अच्छा पहले कितना आ रहा था यहाँ पे, ओके तो 14 है, तो इसको और हाफ कर दो तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 16.07 हो जाएगा, 16.07। ओके 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 16.07। काम करते हैं अपन, फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। अपन ने क्या किया है बेटा, ओके सो 6xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और इक्वेशन हमारी जो दूसरी थी 4x प्लस 3y इक्वल टू 75।
ठीक है, 75 माइनस 3y बाय 4 और ये y मल्टीप्लाई हुआ। एक्चुअली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। जस्ट हियर आई विल कैलकुलेट 3/2 टाइम्स ऑफ 75 माइनस, या फिर आप ऐसा लिख दीजिए 75y माइनस 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जस्ट विल recalculate 75 का 3 टाइम्स 225/2 which is correct, 9y square by 2 which is correct। ठीक है, ये तो करेक्ट है, यहाँ पे ये भी करेक्ट है, बस हमने यहीं पे गलत लिया। ओके, माइनस ऑफ b बाय a पे, तो माइनस ऑफ 225 बाय a और बाय 2a होता है ना, माइनस ऑफ b बाय 2a होता है, माइनस ऑफ b बाय 2a, करेक्ट। सो ये कितना आ जाएगा 16.07। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, इस कमिंग है 16.07 और नॉट। ओके, सो विल जस्ट कैलकुलेट। ओके, कैलकुलेटर वैसे अलाउड नहीं होता, बट फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन विल जस्ट डू दिस। ओके, 16.07 ये भी करेक्ट है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 16.07 है ना। कैलकुलेशन अपना थोड़ा सा वापस से अपन ठीक करेंगे यहाँ पे। दैट मींस y इज कमिंग एज 16.07। अब आपको बेटा देखना पड़ेगा कि y की वैल्यू 16.07 है ना, तो अप्रोक्सीमेटली अगर अपन चाहें कैलकुलेट करना है ना, जस्ट अप्रोक्सीमेट, तो y अगर 16.07 है तो अब इस टाइम पे आपको मतलब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू हट जाएगी यहाँ से, वैल्यू पूरा चेंज हो जाएगा, 16.07 रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे आंसर। ओके, तो हमारा z फंक्शन क्या था बेटा? इट वाज माइनस ऑफ 7y स्क्वायर बाय 2 प्लस 225y। तो इनफैक्ट 16.07 की जगह आप 225/14 रख देते हैं, है ना, माइनस ऑफ 7। अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन थोड़े से ट्रिकी हो जाएंगे इसमें। So 225/2 into 16.06. So right now I'm using the calculator, okay? But usually आपको solve अगर करना है तो आप 16 लेके approximate कर सकते हो इसमें, right? और as far as I know, I think इस क्वेश्चन के अंदर भी NTA ने कुछ तो इशू है, I think आंसर कुछ तो रॉन्ग दे रखा है, ठीक है? But let's try to just understand. Into the value 16.07 only, we are getting how much? 258.26. So चलो minus 7/2 into 258.26 plus ये कितना हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेट कर लो बेटा। Okay, so it is 225 into 16.07. So the answer is coming as itna, and it will be divided by, sorry, so this is 225 into 16.07 and what divided by, so it is coming as 1807। ठीक है, तो 1807 और कितना आ रहा है 0.87। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 258.26 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बेटा 7, तो वैल्यू आ रही 903.9 है ना, इज so 1807.87 and minus of 903.9. I will try to understand this. So minus of 1807.87. Our answer. So it is coming as minus 903.91. मतलब आप चाहो, सॉरी प्लस आ जाएगा अपन में, तो आंसर एक्चुअली मैच भी हो रहा है अभी। Z की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जा रही है वो लगभग 904 के करीब आ रही है, 904। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हालांकि आई थिंक एनटीए ने ये आंसर नहीं दिया है, ठीक है, विल हैव टू एक बार अपन चेक कर लेंगे, बट करेक्ट आंसर बेटा यही होगा, क्योंकि ये एलपीपी के जैसा सवाल नहीं है कि हम सोचे कॉर्नर पॉइंट पे आंसर आएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना, दिस विल नॉट हैपन। तो y की वैल्यू 16.07 पे ही मैक्सिमम आने वाला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक बना दिया हमने z को, तो क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम कब अकर होता है? -b/2a। ठीक है,
ये आंसर आ जाएगा आपका। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को यूजुअली हम बोलेंगे कि इतना कैलकुलेशन है और नया टाइप का सवाल है तो आप ऐसे में स्किप कर देना, क्योंकि आपको यूजुअली इंटीजर टाइप में आजकल क्या कर रहे हैं बेटा, व्हाट दे आर डूइंग इज इंटीजर टाइप में चूंकि आपको चॉइस दे दिया है तो वो कुछ क्वेश्चंस लेंथी डाल रहे हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं कौन से 5 सवाल करूं कि यार ये लेंथी हो सकता है, इसको रूल आउट कर दूं। तो ऐसा भी ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इन द इंटीजर टाइप दे आर पुटिंग लेंथी क्वेश्चंस। ओके, अच्छा कैलकुलेटर का हमने यूज किया है, बट we are not allowed to do take the use of calculator। तो ऐसे टाइम पे आप कैसे करोगे सर कि आपने तो कर लिया, हम कैसे करें? तो थोड़ा सा आप कैसे कर सकते हो, 16.07 की जगह आप 225/14 ही लिख दो, और 225/14 मतलब इसे कॉमन निकाल लीजिए फैक्टर, है ना, कॉमन निकाल के सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, अभी हमने फॉर द सेक ऑफ टाइम बचाने के लिए हमने ऐसा किया। ओके, चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th वाला। प्रोबेबिलिटी का सवाल है बेटा, कुछ कुछ दिख रहा है, बहुत बड़ा सा कहानी दे रखी है, पढ़ लेते हैं। Let there be 3 independent events E1, E2 and E3. The probability that only E1 occur is alpha, only E2 occur is beta, and only E3 occur is gamma. Let P denotes the probability of none of the events occurs. और आपको दो इक्वेशंस दे रखी है जो सेटिस्फाई होती है। आप बताइए कि occurrence of E1 upon occurrence of E3 इसका रेशियो पूछा है। ठीक है, देखो अकरेंस ऑफ ओनली इवन नहीं पूछा, अकरेंस ऑफ इवन पूछा है। तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि लेट अकरेंस ऑफ इवन ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बोल देता हूँ मैं सीधा। मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन को x बोल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को अपन ने बेटा y बोल दिया, और मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 को अपन ने क्या बोल दिया z। तो हमें क्या फाइंड करना है इस सवाल में, x बाय z की क्या वैल्यू होगी ये फाइंड। और अल्फा बीटा गामा तो ओनली E1 ओनली E2 ओनली E3 के बारे में बात की। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब होते हैं तो ओनली E1 मतलब x अकर हो, मतलब E1 अकर हो, E2 E3 अकर ना हो। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है, तो E1 होना चाहिए और बाकी दोनों इवेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये होएगा और ये नहीं होंगे तो आई होप कि नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 - x हो जाएगी। ऐसे ही E2 के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 - y हो जाएगी। ऐसे ही E3 के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 - जैसा जैसा दिया था अल्फा बीटा गामा और ये जो P है कि कोई भी इवेंट ना हो, 1 - x 1 - ये सारी वैल्यूज आप लिख लें, जो रिलेशन दे रखा है बेटा उसमें पुट करें। ठीक है, तो आपको x और y में एक रिलेशन मिलेगा, दूसरा जो रिलेशन दे रखा है उसमें पुट करो वैल्यूज को, आपको एक और रिलेशन मिलेगा। इस रिलेशन को जब y को एलिमिनेट करोगे तो डायरेक्ट आपको x में और z में रिलेशन आ जाएगा। आंसर 6। सवाल मैं कहूंगा कि ये लेंथी सवाल है, इट इज अ लेंथी क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का, इतनी देर से एक भी नहीं आया था, फाइनली पूछा, अच्छा सवाल पूछा भी तो। ठीक है, तो 0 से √π/2, पहले तो मैं √π/2 के बारे में बता दूं कि ये रूट ऑफ 1.57 है लगभग, और रूट पॉइंट ये ग्रेटर देन 1 ही होगा। एक चीज ध्यान रखेगा, ग्रेटर देन क्या होगा, मतलब अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आपसे पूछेगा ग्रेटर देन 1 के स्क्वायर की वैल्यू, तो वो बेसिकली क्या आने वाली है, 1 आने वाली है ना, ये पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया बेटा, थोड़ा सा इस लिमिट को तोड़ दिया। अभी मैं सिर्फ ना मॉड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंटीग्रल को सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप जब इस इंटीग्रल को लिखोगे, है ना, सिर्फ इंटीग्रल को 0 से √π/2, तो मैंने इसको 0 से 1 में ब्रेक किया और 1 से √π/2 में ब्रेक किया। ऐसा करने का पर्पज ये था कि 0 to 1 में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये तो 0 ही हो जाएगा। अब बचेगा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस cos x। बेटा माइनस cos x का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है, उल्टा हो जाता है cos x के ग्राफ, है ना, माइनस cos x। ये वैल्यू π/2 है तो कहीं ना कहीं पहले ही आएगा √π/2, और उसके भी पहले क्या आएगा 1। तो आप देखो कि 0 से 1 में जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग, ये जो माइनस cos x है ना 0 से 1 में,
माइनस कॉस एक्स, ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, -1 और 0 के बीच। तो इसका फ्लोर क्या आएगा? -1, तो -1 आएगा। नॉर्मल आप -1 का इंटीग्रेशन -x 0 से 1 सॉल्व कर लेंगे। अब इधर देखो, जो 1 से √π/2 था, मैंने कहा था 1 से √π/2 में जो x² होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो उसका फ्लोर तो 1 ही बन जाएगा। अब 1 माइनस cos x में से 1 वाला पार्ट बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i जो होता है, उसमें से हम इंटीजर पार्ट को अलग निकाल सकते हैं। तो हमने ये 1 को बाहर निकाल लिया, 1 को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? ये चीज बची। और क्या बेटा, 1 से √π/2 के अंदर भी ये वैल्यू जो है, दिस वैल्यू, उसका फ्लोर -1 ही होगा क्या? तो ये कैंसल आउट होकर पूरा 0 हो जाएगा। आई की वैल्यू सिर्फ यहीं से बन जाएगी -1, और उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 1। यार आंसर विल बी बिकमिंग 1। सवाल अच्छा सवाल है, मतलब मैं इसको टफ में, मीडियम या टफ आप ऐसा बोल सकते हैं, मीडियम और टफ जो। तो बेटा देखिए, इस टाइप से ये था पेपर, है ना। हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे, तो आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी थी कि जो सिंगल चॉइस करेक्ट के क्वेश्चंस थे वो अधिकतर इजी ही थे। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस या ट्रिकी क्वेश्चंस कब आए? जब हमने न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप थे, तो उसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए, ज्यादा नहीं पूछे पर हाँ पूछे। तो चॉइस मेकिंग बहुत जरूरी है इंटीजर मतलब न्यूमेरिकल टाइप के अंदर। अभी ये पैटर्न ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और ऐसा हो भी रहा है कि वो लेंथी क्वेश्चंस डाल रहे हैं, ताकि आप कौन से 5 क्वेश्चंस करने हैं उसका चॉइस आपको करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा आपको, उसकी प्रैक्टिस करो। तो अपकमिंग पेपर जो भी आपका अटेम्प्ट होगा, तो प्लीज ट्राई टू वाइजली सिलेक्ट द क्वेश्चंस आउट ऑफ द न्यूमेरिकल टाइप्स। ओके, पेपर ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक इजी पेपर है, ठीक है। ओवरऑल इट्स इजी पेपर, है ना। सर्कल्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, इनवर्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, पीएनसी का बहुत आसान क्वेश्चन था, तो अच्छा पेपर था, ठीक है। सो जस्ट गाइज, ये 17 मार्च का हमने अभी जैसे पेपर डिस्कस किया, so we'll be discussing rest of the papers as well, so stay tuned, ठीक है। Be in touch, and please like, share and subscribe this video, and I wish you know that all of you and your family members all are safe in this particular pandemic. So wish you all the best for the coming exam, and I mean, be motivated. Don't feel you know, I mean, like don't feel like the exam, when the examination will gonna happen and something like that. Don't go on a negative track, ठीक है। just understand that, देखिए कोविड सिचुएशन है, एग्जाम तो होगी, है ना। एग्जाम होगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर हमें करना है, तो हमारी प्रिपरेशन जो है वो चलती रहनी चाहिए। जस्ट फोकस ऑन दैट, एंड we'll see you in the next video. We'll come up with more videos like this. So please like, share, and subscribe. Stay tuned to Arihant Academy YouTube channel. All right, guys. Bye bye.